हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जैसे कि आप जानते हैं शून्य कोटि विक्रिया के बारे में चर्चा की थी और आपने शून्य कोटि विक्रिया के समाकलित वेग समीकरण के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रथम कोटि विक्रिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रथम कोटि विक्रिया। और इस प्रथम कोटि विक्रिया के लिए क्या करना है? प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सुनिए भाई, पीछे वाला लेक्चर आप सभी ने देख लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा सब। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लगे कि आपको कौन कौन सी चीजें थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। किसी भी चीज को समझाने के तरीके कई होते हैं, हर टीचर अपने तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करता है। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें हमें कुछ थोड़ा सा डाउट पोर्शन है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। जब भी हम कोई काम करते हैं, प्रथम कोटि विक्रिया की बात करो चाहे आप शून्य कोटि विक्रिया की बात करो, हम पर चर्चा किसकी करते हैं? वेग नियम की चर्चा करते हैं। किसकी करते हैं? वेग नियम की। ध्यान से समझना आप। तो वेग नियम क्या कहता है कि किसी भी विक्रिया की जो दर होती है, जो रेट होती है, तो या वेग होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। इसे मैं आर ओ आर लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसे मैं स्मॉल आर लिख सकता हूं, या फिर इसे मैं वेग बोल सकता हूं, या फिर मैं इसे दर बोल सकता हूं। एक ही बात हम पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि इस अभिक्रिया के लिए जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अभिकारकों की सांद्रता के। भाई किसी भी विक्रिया की जो दर होती है वो वेग नियम के हिसाब से निर्भर करती है विकारकों की सांद्रता के ऊपर। अब यहाँ जो विकारकों की सांद्रता है उसके ऊपर कोटि कितनी लगी हुई है, घातांक कितना है, तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम कोटि की। इसका मतलब इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है? एक लगी हुई है। समझ रहे हैं ना बात? तो हम क्या कहेंगे कि प्रथम कोटि विक्रिया को अगर आपको क्या करना हो? परिभाषित करना हो। क्या करना हो? परिभाषित। तो आप क्या लिखोगे? वह रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखोगे आप? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, क्या कहोगे आप? अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या कहोगे आप? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के सीधे समानुपाती होता है, वह कौन सी कोटि विक्रिया होती है? प्रथम कोटि विक्रिया। इसका मतलब जस्ट पीछे चलो, आपने पढ़ा था शून्य कोटि विक्रिया। तो शून्य कोटि में क्या पढ़ा था आपने? याद करो जरा, शून्य कोटि में आपने क्या पढ़ा था? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, और पावर क्या हो गया हमारे पास? जीरो। आर जो था वो ए अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती था। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या था? आर इज इक्वल टू के, और ए की पावर जीरो का मतलब कितना होता है? एक होता है। आप एक लिखो या मत लिखो। तो शून्य कोटि विक्रिया में अभिक्रिया का वेग क्या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। लेकिन अगर प्रथम कोटि की बात करेंगे तो प्रथम कोटि विक्रिया में अभिक्रिया का वेग, देखो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, आर इज इक्वल टू के, और ये आ गया हमारे पास ए की सांद्रता। तो प्रथम कोटि विक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, मतलब अभिकारकों की सांद्रता के साथ बदलेगा, जबकि शून्य कोटि विक्रिया का वेग अभिकारकों के साथ सांद्रता के साथ नहीं बदलेगा। कुछ इस तरीके से समझना। मैंने कहा कि हमारे पास प्रथम कोटि है। कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि के लिए आप क्या लिख रहे हैं? आर इज इक्वल टू के, और ये हो गया हमारे पास ए। अगर मैं यहाँ ए की सांद्रता दोगुनी करता हूं, कितनी करते हैं आप? दो गुनी करते हैं। कितनी करते हैं? दो गुनी। तो ए की सांद्रता दो गुनी करने पर, जब आपने दो गुनी की तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? दो गुना। लेकिन अगर शून्य कोटि विक्रिया में, किसकी बात करें अपन यहाँ पे? शून्य कोटि विक्रिया की। और शून्य कोटि विक्रिया में आप अगर ए की सांद्रता दोगुनी करते हैं, ए की सांद्रता दो गुनी करते हैं, तो दो गुनी करने पर अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन होगा? क्या होता है? नियत बना रहता है। समझना, एक छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं आपको मैं। क्या? कि शून्य कोटि विक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रथम कोटि विक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या था? समाकलित वेग समीकरण। तो समझना कुछ इस तरीके से। क्या आ गया हमारे पास? वापस से शुरू करते हैं। हाँ, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वेग नियम लिखते हैं। और वेग नियम क्या होता है? वेग नियम कहता है हमें
वेग नियम के अनुसार r समानुपाती a की पावर 1। समानुपाती जब भी जाएगा तो किसको छोड़कर जाएगा, कोई भी समानुपाती नियतांक आएगा तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू k और a की पावर 1। a की पावर आप 1 लिखो तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लिख रहे इसका मतलब कौन है ऊपर, एक है। अब यहाँ जो k है इसको मैं k1 लिख देता हूं केवल अपने हिसाब से, ताकि हमें ये पता रहे कि k1 का मतलब क्या है, प्रथम कोटि विक्रिया का वेग नियतांक, वेग स्थिरांक बोल दो, वेग नियतांक बोल दो, दर नियतांक बोल दो। तो यहाँ हमारे पास वेग नियम के हिसाब से क्या रहा है कि विक्रिया का जो दर होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती था। जैसे आपने समानुपाती हटाया कौन आ गया, के आ गया, वेग नियतांक आ गया। अब देखो एक बात सुनना, इस आर को या दर को हमने लिखा था अवकलन वेग समीकरण के हिसाब से। अगर आपको याद आ रहा हो कि मैंने यहाँ लिखा ए अभिक्रिया जा रही है हमारे पास उत्पाद के अंदर जा रही है, ध्यान से सुनना, ए अभिक्रिया है वो किसमें जा रही है, उत्पाद के अंदर जा रही है। तो मैं यहाँ पे अगर इसके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण लिखता हूं तो R बराबर क्या लिखते हो आप, अभिकारक है, तो अभिकारक के लिए साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्या बदल रही है, सांद्रता, तो आप तात्क्षणिक वेग लिखते हैं तो माइनस डी ए अपॉन क्या जाएगा हमारे पास है dt। इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कितना है, एक है। और एक को मतलब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, 1/1 लिखो तो भी ठीक है और नहीं लिखो तो भी क्या है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन R लिख सकते हैं इसके लिए। तो देखो दो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, एक तो कुछ इस तरीके से होगी, एक इस तरीके से। तो अगर मैं इन दोनों समीकरण को क्या करता हूं, इक्वल करता हूं, या फिर मैं यहां लिख देता हूं कि R को मैंने लिख दिया माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K1 इंटू ए। ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझना, मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। ये जो हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास समीकरण आई है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। देखो यहां जो हमारे पास सांद्रता है और ये वाला भी पद कौन सा है, सांद्रता वाला। तो ये जो सांद्रता वाला पद है वो क्या हो रहा है, अभिक्रिया के अंदर बदल रहा है। तो मैं इन सांद्रता वाले पदों को एक साइड कर लेता हूं और इस dt को क्या कर देता हूं, उधर भेज देता हूं। क्या कहा मैंने, इस सांद्रता वाले पद को एक साइड कर लेता हूं, dt को कहां भेज देता हूं, इधर भेज देता हूं। लेकिन यहां जो अपन सांद्रता लेंगे वो कौन सी लेंगे, t समय पर। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे जो सांद्रता लेंगे पर कौन सी लेंगे, टी समय पर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने कहा कि जब भी कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है, आपने क्या कहा, जब भी कोई अभिक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं अपन क्या, कि ये ए अभिक्रिया उत्पाद में जा रही है। तो जब अभिक्रिया हमारे पास प्रारंभ नहीं हुई, तो प्रारंभ नहीं हुई इसका मतलब जो हमारे पास अभिकारक था, मान लिया कि अभिकारक कितना था, ए था, तो वो पूरा का पूरा कौन है, अभिकारक ही है। क्योंकि अभिक्रिया जब प्रारंभ ही नहीं होगी तो अभिकारक टूटकर उत्पाद में नहीं जाएगा, तो जितना था उतना हमारे पास है। कुछ समय बाद देखा हमने, कब देखा, कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया चल रही है, अभिक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो प्रारंभ होने का मतलब क्या हो गया कि अभिकारक टूटेगा, और मैंने कहा कितना टूटा, x टूटा, तो उत्पाद कितना बना, x बना। जितना टूटेगा उतना ही क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो यहां जो हमारे पास सांद्रता जो आ रही है बदल के, वो कितनी आ रही है, t समय पर a माइनस एक्स। तो x भाग तो क्या हो गया, टूटकर उत्पाद में चला गया। तो हमारे पास कितनी बची सांद्रता 30 समय पर, a माइनस एक्स, जो क्या होती है, समय के साथ बदल रही है। तो हम यहाँ पे कौन सी सांद्रता लेते हैं, t समय पर लेते हैं। तो आरबीसी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करता हूँ, t समय पर सांद्रता की बात करता हूँ, तो t समय पर हमारे पास अभिकारकों की सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स। क्लियर हो गया ना। मैंने क्या कहा कि यहाँ जो आप सांद्रता ले रहे हैं वो कौन सी लेंगे अपन, टी समय पर, क्योंकि टी समय, टी बराबर 0 समय पर तो अपन सांद्रता मान लेते हैं a, और जब टी समय की बात करते हैं तो सांद्रता बदल कर कितनी हो जाती है, a माइनस एक्स, मतलब a में से x टूटकर उत्पाद बनाता है कितना, x बनाता है। तो अभिकारकों की जो सांद्रता लेते हैं हम यहाँ पे वेग नियम से, वो कौन सी लेते हैं, जो समय के साथ बदलती है या जिनके ऊपर कोटि निर्भर करती है। तो टी समय पर कितनी लेते हैं अपन, a माइनस एक्स। तो मैं इस समीकरण को कुछ इस तरीके से लिखूंगा, देखना यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, माइनस डी ए अपॉन डी टी। इधर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, K1, और a सांद्रता कितनी है टी समय पर, a माइनस एक्स। अब ये वाला जो पद है सांद्रता वाला वो एक साइड कर लेते हैं, और ये वाला जो पद है वो एक साइड। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास K1 इंटू डी टी। दोनों साइड अब क्या आ रहा है हमारे पास, डी वाला पद आ रहा है, हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्या क्या आपने समाकलन, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर। सुनना भाई,
समाकलन करेंगे तो क्या लगेगा, समाकलन का साइन लगाएंगे कुछ इस तरीके से। समाकलन करने के लिए क्या लगाते हैं, समाकलन का साइन लगाते हैं। तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, क्या कि जब भी अपन समाकलन करते हैं क्या करूंगा, dx का समाकलन करूंगा। तो dx का समाकलन करने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, x आती है। अगर आपने क्या किया, dx का समाकलन किया तो dx का समाकलन कितना आता है हमारे पास, x आता है। अगर मैंने कहा कि आपने dx अपॉन x का समाकलन किया, ऊपर वाला dx और नीचे क्या है x, dx का x के सापेक्ष समाकलन किया तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास ln x आती है। कितनी आती है, ln x। अब देखो यहां जो आपने ln लिखा है, इस ln x लिख दो आप, या फिर क्या लिख दो log, और नीचे बेस का मतलब क्या होता है, आधार। log के आधार में क्या लगा दो, e। तो इसका दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। हमने क्या कहा कि अगर आप dx का समाकलन करोगे तो dx की वैल्यू होती है x के बराबर, और dx अपॉन x का अगर आप समाकलन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, ln x के बराबर आती है, या फिर log बेस आधार या e के बराबर आती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है परमानेंट। तीसरी चीज क्या करनी है हमें, आपको ध्यान रखना है कि ln जो होता है, इस ln की वैल्यू होती है किसके बराबर, 2.303, और log के आधार में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये तीन चीजें आपको क्या करनी है, एक बार ध्यान रखनी है। किसके लिए, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि विक्रिया में हमारे पास जो समीकरण कौन सा आ रहा है, dx बटे x वाला आ रहा है। तो ऊपर सांद्रता वाला पद, नीचे भी कौन सा है, सांद्रता वाला पद। तो इस वाले भाग का देखना जरा एक बार आप, इस वाले भाग का ये जो हमारे पास भाग लिखा हुआ है dx बटे a माइनस एक्स, इस वाले भाग का हमारे पास समाकलन क्या होगा, तो क्या आएगा हमारे पास ln x आएगा। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ जो dx बटे x है उसका अगर आपने समाकलन किया कितना आ गया, ln x। तो इस वाले भाग का समाकलन कितना है हमारे पास, ln x। अब यहाँ जो x है जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया है वो कौन है, a माइनस एक्स। कौन है, a माइनस एक्स। वापस रिपीट कर रहा हूँ, dx अपॉन x का समाकलन वैल्यू हमारे पास ln x आती है। यहाँ जो dA अपॉन a माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू भी किसके सापेक्ष, किसके लिए आएगी, l के रूप में आएगी, ln के रूप में। और ln के साथ क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो नीचे वाला कंपोनेंट x है, यहाँ नीचे वाला घटक कौन है, a माइनस एक्स है। तो सीधा सा ध्यान रखेंगे क्या कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस dA अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन क्या आएगा, ln x आएगा। तो क्या लिखूंगा माइनस ln, और x नीचे वाला घटक है, यहाँ कौन नीचे वाला घटक, a माइनस एक्स। तो माइनस ln a माइनस एक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस यहाँ इसका समाकलन होता है ln x के बराबर। तो क्या लिख दिया मैंने, ln लिख दिया, और नीचे वाला घटक x था, यहाँ पे नीचे वाला घटक कौन है, यहाँ पे a माइनस एक्स। तो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, k1 dt। तो अगर आप k1 की बात करेंगे तो k1 क्या होता है, नियतांक होता है। तो नियतांक को k1 लिख देंगे अपन, प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं। dt का समाकलन क्या होगा, देखो dx का समाकलन x होता है, और dt का अगर आप समाकलन करोगे क्या होता है, t हो जाएगा। तो dt का समाकलन क्या होगा हमारे पास है, t। अब एक छोटी सी बात रखो, जब भी आप कभी समाकलन करोगे तो समाकलन में क्या होगा, एक नियतांक आता है। कौन आता है, एक नियतांक, और वो नियतांक कौन होता है, c होता है। कौन होता है, c। और इस c को अपन क्या बोलते हैं, समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, या समाकलन नियतांक। क्या बोलते हैं, समाकलन नियतांक या समाकलन स्थिरांक। इसमें हमें प्रारंभिक सांद्रता का मान, इनका मान पता हो सकता है, लेकिन यहाँ जो c है, इस c का मान में क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। समाकलन नियतांक का मान में क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। और ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वाले में क्या प्रोसेस काम में ली थी कि t बराबर 0 पर, क्या कहा था मैंने, t बराबर 0 पर, ध्यान से सुनना, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो क्या अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। भाई जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई, तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो अभिकारक टूटेगा नहीं, और अभिकारक टूटेगा नहीं तो उत्पाद बनेगा नहीं। तो मैं क्या कहूंगा कि t बराबर 0 पर कितना टूटा, तो 0 टूटा। भाई अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई तो टूटेगा कैसे, नहीं टूटा। तो t बराबर 0 पर x का मान कितना हो गया, 0। और याद करो पिछले वाला लेक्चर में, अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें। यहाँ x क्या होता है, अभिकारकों की वह सांद्रता जो कहाँ जा चुकी है, उत्पाद के अंदर। तो x होता है अभिकारकों की वह सांद्रता जो उत्पाद में बदल चुकी है। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0, इसको मैं समीकरण 1 नंबर नाम दे रहा हूं। तो समीकरण में रख दो मान, तो t बराबर 0 रखा और x का मान कितना रखा, 0। क्या क्या आपने समीकरण में रखने पर,
समीकरण में रखने पर। जैसे ही आपने समीकरण में रखा तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस एल एन ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू के वन इंटू टी का मान कितना है 0 प्लस कितना आ गया सी। और यहां से हमारे पास जो सी की वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा यहाँ सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो सी बराबर ये तो 0 हो जाएगा, अगर आप 0 को के से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और यहाँ कितना देखो हमारे पास माइनस एल एन ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस एल एन ए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जो सी की वैल्यू हमारे पास आई है, जो समाकलन स्थिरांक की जो वैल्यू आई है उसको अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो मान कहाँ रखा आपने, समीकरण 1 में रखने पर मान आपने कहाँ रख दिया समीकरण 1 में। और अगर आप समीकरण 1 में मान रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, देखना क्या लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या है के वन इंटू टी, और यहाँ सी कौन है हमारे पास, सी है समाकलन स्थिरांक जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी माइनस एल एन ए, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा माइनस एल एन ए। बात समझ में आ गई ना। अब देखो इस वाले घटक को सांद्रता वाला भाग एक साइड कर लेते हैं, तो इस ln को मैं इधर लेके आ जाता हूं, क्या क्या मैंने इस ln को मैं कहां लेके आ गया, इस साइड लेकर आ गया। और अगर ln a को मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो इधर माइनस है और बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, ln a माइनस से कहां गया प्लस में, या क्या है माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा k1t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, कि अगर मैं आपको ये कहूं कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है ln a माइनस ln a माइनस एक्स, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, कि मैंने लिख दिया ln, यहाँ जो a सांद्रता वाला पद उसको मैं लिख देता हूं ऊपर, और ये a माइनस एक्स किसके अंदर है माइनस में, कहां भेज देता हूं नीचे। तो ln तो कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ ऊपर आ गया a और नीचे क्या आ गया a माइनस एक्स। तो इस वाले पद को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास k1 इंटू टी। यहां तक समझ में आ गया ना। तो यहां हमारे पास जो k1 है वो कौन है, वेग नियतांक है। k1 कौन है, वेग नियतांक। अगर मैं यहां बोलूं कि k1 कौन है, तो k1 क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्या बोलोगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक बोलो, वेग स्थिरांक बोलो, तो क्या होगा k1 प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। तो अगर हमें ln की फॉर्म में निकालना है मान, तो क्या हो जाएगा k1 बराबर क्या हो जाएगा, k1 बराबर t किधर आएगा, इधर आएगा, t किधर इधर, तो क्या लिख दूं मैं 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये आ गई जिसमें हम k1 या वेग नियतांक का मान है वो ln की फॉर्म में 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये वाली चीज क्लियर होगी ना आपको, बात समझ आ रही है ना। आपने ln a माइनस एक्स को इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं कि ln कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे a वाला भाग ऊपर आ गया और ये जो माइनस में था वो नीचे चला गया a माइनस एक्स की फॉर्म में, इक्वल टू हो गया k1t। तो यहां से जो k1 था, जो प्रथम कोटि विक्रिया का वेग नियतांक था, वो बराबर हो गया 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टी की, तो टी कौन है यहाँ पे, टी तो कौन है यहाँ पे, समय है, सब लोग जानते हैं क्या टी समय। अगर ए की बात करें तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रारंभिक सांद्रता है, क्या है यहाँ पे ए प्रारंभिक सांद्रता। हम क्या लेते हैं ए को प्रारंभिक सांद्रता, जब अभिक्रिया क्या नहीं होती हमारे पास, प्रारंभ नहीं होती है। और ए माइनस एक्स क्या है, टी समय पर सांद्रता है, क्या है टी समय पर सांद्रता। ए तो है प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स हमारे पास है टी समय पर सांद्रता। अब देखो आपने जो मान निकाला वो किस फॉर्म में है, ln की फॉर्म में। अगर मैं ln को कन्वर्ट करना चाहूं किसके अंदर, log बेस 10 के अंदर, अगर आपने ln को किसमें कन्वर्ट करना है, log बेस 10 के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, ln को लिख सकते हो 2.303 log 10। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, देखना ध्यान से एक बार, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर दिया, ये वाला भी थोड़ा सा इस समय क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखना आप ध्यान से। हमारे पास कुछ इस तरीके से आया, k1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, k1 इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। चूंकि क्या होता है, ln जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.303 लोग, और आधार में कितना लिख देंगे अपन 10। भैया ये याद करनी है,
अगर कोई पूछे सर ऐसा क्यों होता है, तो ये जिसने बनाया उससे पूछो, क्योंकि एलन का मान हमने भी ये पढ़ा था कि 2.303 लोग आधार में 10 लिखते हैं, इसका मतलब लिखते हैं तो लिखते हैं। तो चलो एलन की वैल्यू हमने बोल दिया कि क्या होती है, इतनी होती है, अपने लिए सफिशियंट है। तो मैं इस एलन की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, देखना यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, K1 इक्वल टू 1/T। एलन को क्या लिखना है अपने को, 2.303, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ 2.303, और कितना है लोग आधार में 10, और ऊपर क्या लिख दिया मैंने A/A-x। ये हमारे पास क्या आ गया, समाकलित वेग समीकरण आ गया किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। यहां पर K1 क्या है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक हो जाएगा। यहाँ पर T क्या है, तो T समय हो जाएगा। यहाँ A क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी, और A-x क्या हो जाएगी, T समय पर सांद्रता। एक बात बताना जरा, इसी समीकरण को मैं 2 या 3 फॉर्म में लिख सकता हूं। मैंने क्या कहा, इसी समीकरण को मैं 2 या 3 फॉर्म में लिख सकता हूं। ये क्या हो गया हमारे पास, समाकलित वेग समीकरण हो गया। क्या हो गया, समाकलित वेग समीकरण। 2 से 3 फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा कि यदि प्रारंभिक सांद्रता, क्या कहा मैंने यहाँ पे, यदि प्रारंभिक सांद्रता अपन क्या ले लेते हैं, यदि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, यदि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता अगर आप क्या ले लेते हो, A0 ले लेते हो। कितना ले लिया आपने, A0। वह टी समय पर आपने क्या ले लिया, टी समय पर सांद्रता कितनी ले लिया आपने, AT ले ली। कितनी ले ली, AT। तो क्या बनेगा, तो भैया कुछ ही नहीं करना, आपको मान रख दो K1 का मान क्या जाएगा, 2.303 बटे T लोग बट्टे में कितना है 10। यहाँ पे A क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, A क्या है हमारे पास, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता जब अभिक्रिया क्या नहीं हुई है, प्रारंभ नहीं हुई है। और A-x क्या है, T समय पर अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, T समय पर अभिकारकों की सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या मान रहे हैं अपन, A0 मान रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से लिख दूं मैं यहाँ पे। और टी इसमें भी क्या मान रहे हैं अपन, AT मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। क्या आ गया, दूसरा समीकरण। बोले सर का मजा नहीं आया, आपने 2 ही बताई, कुछ और बताओ। तो चलो ठीक है, बात करते हैं। यदि मैं क्या कहता हूं कि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता आप क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A छोटा है, जो हमने मान रखी पहले से। तो टी इसमें आपने क्या मान रखा है, A-x मान रखा है। इसी प्रकार अगर मैं प्रारंभिक सांद्रता को R0 लिख दूं, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, R0 लिख दूं, तो देखना देखिए, अगर मैं यहाँ पे अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को R0 लिखूंगा और टी समय पर R लिख दूंगा या RT लिख दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। प्रारंभिक सांद्रता आपने A0 मानी थी, तब A0 था, अगर आप R0 मानोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा, और टी समय पर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास क्या, प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, K1T इक्वल टू 2.303 लोग आधार में 10 और R0 बटे RT, या फिर क्या लिख सकते हैं A/A-x, या फिर क्या लिख सकते हैं K1T बराबर हो जाएगा 2.303 लोग आधार में A/A-T। तो ये हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अब जिन लोगों को समझ में आ गया, तो वो आगे जितने भी हमारे पास लेक्चर होने वाले हैं, इससे आगे वाला होगा उसमें क्या ज्ञात करेंगे, अर्धायुकाल ज्ञात करेंगे। उससे आगे वाला होगा उसमें क्या ज्ञात करेंगे, ग्राफ, कि इसके अंदर ग्राफ का निरूपण कैसे करते हैं, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उससे आगे हम इसके बारे में क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, जिनको भी क्या है कि ये चीजें याद नहीं होती है, तो मैंने कहा कि हमारे क्या है कि राजस्थान के अंदर या किसी भी पहले क्या था कि बहुत ज्यादा लाइट कटती थी, क्या होता था, लाइट बहुत ज्यादा काटते थे। तो क्या हो गया कि लाइट कट गई, क्या हो गया, लाइट कट गई, रात को क्या करेगी, लाइट कटी। तो मैंने कहा भाई साहब रात को पता है आपको लाइट कटी, क्या कटी थी, लाइट कितने बजे, रात के 2:30 कटी थी। कितने बजे, 2:30 बजे। तो कट कितना मिलेगा, KT इक्वल टू क्या हो गया, 2.30 हो गया 2:30 बजे। तो क्या हुआ, जो लोग थे, क्या थे, जो लोग थे वो कहाँ हो गए, कुछ ऊपर आ गए, कुछ आगे नीचे आ गए। तो KT बराबर 2.303 लोग। तो पहले जो लोग थे प्रारंभिक सांद्रता, वो तो कहाँ थे भाई, लाइट कटने से पहले कुछ लोगों की आदत ऊपर सोने की होती है, तो वो कहाँ थे, पहले से ऊपर थे। तो यहाँ तो कितना था A, और
लाइट कटने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग ऊपर आ गए, तो क्या हमारे पास ए है, और जो बच गया कितना हो गया, 80 हो गया। तो कटी इज इक्वल टू 2.303 लोग ए अपॉन ए टी। तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लोग आधार प्रारंभिक सांद्रता अपॉन टी समय पर सांद्रता। तो ये होता है हमारे पास क्या, प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब देखो, इसको दर्शाने के बहुत से तरीके होते हैं। आपने जो प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकाला है, इसको बताने के बहुत से तरीके होते हैं। आप इस अभिक्रिया, इस समीकरण को ऐसे ना निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट रख सकते हैं, और लिमिट से भी आप इसी फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। तो 12th बोर्ड आरबीएससी के हिसाब से हमारे लिए सफिशियंट यही रहेगा। अब एक छोटी सी बात सुनना, मैंने कहा कि T1 समय पर जब मैंने अभिक्रिया को प्रारंभ किया, क्या क्या मैंने अभिक्रिया को प्रारंभ किया, तो अभिक्रिया को प्रारंभ किया तो T1 समय पर हमारे पास जो अभिकारकों की वेग, अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक होता है उसका मान कितना है, याद करना हमें। तो क्या होगा कि अगर हमें अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करनी है, क्या करनी है, प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करने के लिए पहले कितना था, प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करने के लिए, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, बताओ जरा। देखो, प्रारंभिक सांद्रता अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या काम में लेंगे कि T1 समय जो है उसके ऊपर वेग नियतांक कितना था, और T2 जो समय था उसके ऊपर वेग नियतांक कितना था। तो हम एक समीकरण काम में लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंतराल समीकरण बोलते हैं। तो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंतराल समीकरण काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, अंतराल। नाम से पता चल रहा है अंतराल, अंतर हो गया। और याद रखना, अंतर बोले तो लास्ट वाला माइनस पहले वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाला माइनस प्रारंभिक। तो हम क्या बोलेंगे, जहां पे आपने अंतराल लिया, तो मैं बोला हूं कि T1 समय पर, कि जब अभिक्रिया की बात कर रहे हैं T1 समय, तो T1 समय पर जो K1 होगा या वेग नियतांक होगा, T1 समय पर अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, बताना जरा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 लिया अपन ने, टाइम T1 ले लिया, लोग के आधार में कितना 10, प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानेंगे, A मानेंगे, अपॉन A माइनस। अब एक बात सुनना कि T1 समय, बात समय की कर रहा है। मैंने कहा कि जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, कुछ यहां समझना इस तरीके से कि मैंने कहा कि जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, ए चला गया किसके अंदर, उत्पाद के अंदर। भैया जब क्या नहीं हुआ, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, टी बराबर 0 पे मैंने ए माना था प्रारंभिक सांद्रता, और उत्पाद भाई साहब तो बने ही नहीं थे। लेकिन T1 समय की बात करता हूं तो मैंने कहा कि ए में से कितना चला जाएगा, x1 चला गया। भाई T1 समय पर जब मैंने अभिक्रिया को देखा तो क्या देखा कि ए में से x1 क्या गया, टूट कर चला गया, कहां चला गया, उत्पाद के पास चला गया। तो T1 समय पर अभिक्रिया में जो सांद्रता लेंगे T समय पर, वो कितनी होगी, a माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पे अपन, x1 लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। आप क्या ले रहे हैं, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता कितनी ले रहे हैं, ध्यान रखना, a ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, a। तो T1 समय पर कितना टूटा, x1 टूटा, कितना टूटा, x1 टूटा। बात करते हैं किसकी, T2 समय पर। तो T2 समय पर जो अभिक्रिया का वेग होगा, T2 समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग नियतांक होगा, सॉरी, वो क्या होगा जरा बताना। T2 समय के लिए वेग नियतांक को क्या लिख दूं मैं, K2 लिख दूं। तो K2 बराबर 2.303 टाइम क्या ले लूं, T2। लोग के आधार में कितना है 10, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है A, अपॉन A प्रारंभिक सांद्रता, टूटा। देखो जरा T2 समय पर कितना टूटा, मैंने कहा कि A में से पहले x1 टूटा, और T2 पे कितना होगा, x2 टूटा। कितना बनेगा यहाँ पे, x2 बनेगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, x1 की जगह क्या जाएगा, x2। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें क्या निकालना था, अंतराल समीकरण निकालना था। क्या निकालना था, अंतराल समीकरण। तो बताओ जरा क्या होगा, समीकरण नंबर 2 में से क्या कर देता हूं, समीकरण नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण क्या कर दिया मैंने, 1 कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो यहां 2 में से 1 गया तो क्या होगा, K2 माइनस K1 आएगा। कितना आएगा, K2 माइनस
K1, तो इधर क्या लिख दूं मैं यहाँ पे K2 माइनस K1 लिख दिया, इक्वल टू ये जो समीकरण है उसमें से क्या घटाओगे आप, ये वाला घटाओगे। तो देखो जब इसमें से आप ये घटाओगे तो ये वाला जो भाग है 2.303 log बेस 10, 2.303 और log बेस 10, ये क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, सॉरी ये वाला भी कॉमन आ जाएगा। 2.303 log बेस 10 और ए वाला भाग दोनों में क्या है, कॉमन है। 2.303 log बेस 10, ए वाला भाग दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये कॉमन है तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे 2.303 log बेस 10, ए तो कॉमन आ गया। छोड़ो, अब एक बात बताना, यहां हमारे पास क्या है, आपने क्या किया, दो में से एक को घटाया, क्या किया, दो में से एक को घटाया है। पहले हम ये मान लेते हैं कि अपन 2.303 log बेस 10 ही ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं, पहले आसान करने के लिए 2.303 log बेस 10 ही ले रहे हैं। तो देखो दोनों में से क्या था, ये दोनों में से कॉमन है, 2.303 log बेस 10 आ गया हमारे पास। अब देखो दो में से आपने एक को घटाया है, तो नीचे जो हमारे पास दो में कौन है, T2 है, ऊपर कौन है, T1, तो T2 में से कौन जाएगा, T1 जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। समझ रहे, यहाँ पे log बेस 10, अब देखो a और a, तो a आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ दो में से अगर आप एक को घटाओगे तो दो में नीचे कितना है, a माइनस x2 है, और एक में कितना है ऊपर, a माइनस x1, तो कितना हो जाएगा, a माइनस x2 बट्टे a माइनस x1। ध्यान से सुनना, अंतराल समीकरण जो आएगा हमारे पास, सॉरी, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, log बेस 10 क्या आएगा, देखो अगर आप दो में से एक को घटाते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा, 2.303 log बेस 10 कॉमन हो गया, नीचे T2 माइनस T1 हो गया। आपने क्या किया, दो में से एक को घटाए, तो दो में से अगर आप एक को घटाओगे तो क्या होगा, log बेस 10, यहाँ हमारे पास आ जाएगा a माइनस x1 अपन क्या आ जाएगा, a माइनस x2। a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, x क्या है, t समय पर वियोजित होने वाली, और a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और x2 क्या होता है, T2 समय पर वियोजित होने वाले मोल या सांद्रता। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, अंतराल समीकरण। हमें पता है K2 माइनस K1 इक्वल टू हो गया 2.303 T2 माइनस अपॉन T2 माइनस T1 log बेस में आधार 10 a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ये क्या हमारे पास अंतराल समीकरण है, और ये कब काम में लेते हैं, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता अगर हमें ज्ञात नहीं हो तो उसे ज्ञात करने के लिए हम अंतराल समीकरण काम में लेते हैं। तो हम क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यदि T1 और T2 समय पर, यदि T1 एवं T2 समय पर वियोजित होने वाले मोलों की संख्या या वियोजित होने वाली T2 समय पर x1 एवं x2 वियोजन होता है, अभिकारक का कितना होता है, x1 और x2 वियोजन होता है, तो अंतराल समीकरण कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सब हमारे पास क्या था, प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। एक बार मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, हमारे पास ध्यान से देखना, एक बार मैं आपको एक बार लास्ट में मिनिमाइज करके बताता हूं। देखो एक हमारे पास इक्वेशन और बनती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक चरघातांकी समीकरण भी बनती है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो डीके होता है ना, अल्फा डीके बीटा डीके, वहां पे आप पढ़ते हैं एन इज इक्वल टू एन नॉट ए की पावर माइनस लेमडा टी, ऐसा कुछ पढ़ते हैं अपन। तो ऐसा ही समीकरण कहाँ बनता है, हमारे पास यहाँ बनता है। उसको समझने से पहले मैं एक बार वापस से शुरुआत कर देता हूँ। प्रथम कोटि विक्रिया के लिए जो आपने समाकलित वेग समीकरण लिखा, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण लिखा, समाकलित वेग समीकरण, उसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज बनाए, देखना। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या निकल के आया था, K1 इक्वल टू था 1 अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसा कुछ निकल के आया था, ये था। यहाँ पे K1 क्या होता है, वही प्रथम कोटि विक्रिया का वेग नियतांक होता है। टी क्या होता है, समय ए होती है प्रारंभिक सांद्रता, और ए माइनस एक्स क्या होता है, टी समय पर सांद्रता। इस समीकरण को बाद में आपने क्या कहा था, एलन की फॉर्म में लिखा था ये तो। और अगर मैंने कहा कि एलन की बात करेंगे तो एलन क्या होता है, 2.303 लोग बेस में कितना हो गया, 10, या लोग आधार में कितना हो गया, 10। तो इसी समीकरण को मैं क्या लिख दूंगा कि K1 इक्वल टू, या मैं इसको टी को इधर ले आ जाता हूं, तो K1 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एलन की वैल्यू 2.303 और लोग बेस में कितना है, 10 आ जाएगा। ये तो एलन की आपने वैल्यू पुट की है। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारे पास a अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, दो इक्वेशन होगी। तीसरी, अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता क्या लेते हो, यदि
अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता आपने क्या ले ली, ए नोट ले ली, क्या ले ली, ए नोट, और टी समय पर आपने कितनी ले ली, एटी ले ली, कितनी ले ली, एटी। तो यही समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, K1T इक्वल टू 2.303 लोग बैस में आधार में 10, और ये आ जाएगा ए नोट बट्टे क्या आ जाएगा हमारे पास 80। ये भी हमारे पास क्या होगी, एक नई समीकरण होगी। एक आपने इससे पहले, अगर आपको याद आ रहा हो तो इससे पहले देखो, इसी को मैंने इससे पहले आपने एक समीकरण लिखी थी, तो कुछ इस तरीके से थी, अगर आपको याद हो रहा तो क्या, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इजिकल टू क्या लिखा था आपने, K1T। इससे जस्ट पहले आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, वेग नियतांक का मान निकाल रखा है, और इससे जस्ट पहले एक समीकरण क्या होगी, ये वाली होगी। मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ आपने आपने K1T को साथ में लिख दिया, और यहाँ पे आपने केवल और केवल वेग नियतांक का मान लिख दिया। ये हमारे पास सारी समीकरण किसके अंदर आई है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता को ले लेता हूँ सी नोट, कितना ले लिया, सी नोट, और टी समय पर जो सांद्रता लेते हैं वो मैंने ले ली कितनी, सी टी। सुनना ध्यान से, प्रारंभिक सांद्रता को मैंने सी नोट ले लिया, टी समय पर मैंने क्या ले लिया, सी टी ले लिया। तो इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, सी नोट, टी समय पर कितनी है, सी टी, इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, K1T। क्या हो गया, K1T। इस समीकरण का अगर मैं क्या लूंगा, एंटी लोग लूंगा, क्या लूंगा, एंटी लोग लूंगा। एंटी लोग लेने से पहले एक छोटी सी बात और समझना, अगर मैं इस समीकरण को लिखना चाहूं कि इस सीटी वाले को मैं ऊपर लेके चलता हूं, कहां लेके चलता हूं, ऊपर लेके जाता हूं, तो मैं कुछ इसे लिख सकता हूं, एल एन सी टी बटे सी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K1T हो जाएगा। अगर मैं सीटी वाले भाग को ऊपर लेके जाऊंगा, सी नोट नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा सामने। और इसका हम क्या लेते हैं, एंटी लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटी लोग लेते हैं। तो एंटी लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन से एल एन कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास समीकरण कुछ ऐसा बनता है, सी टी बटे सी जीरो इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस क्या हो जाएगा, K1T। ये कब होता है, जब आप क्या करते हैं, इसका चरघातांकीय समीकरण निकालते हैं, किसका, प्रथम कोटि विक्रिया का। तो ये समीकरण भी हमारे पास हो सकता है। वैसे आरबीएससी की बुक में ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन आप फिजिक्स जब पढ़ोगे तो फिजिक्स के अंदर आप यहाँ पे क्या दे पढ़ते हैं, एन टी बराबर या एन बराबर एन नोट, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सी टी बराबर सी नोट ई की पावर माइनस K1T। और ऐसा समीकरण आप पढ़ते हैं कहाँ पे, फिजिक्स में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट में अपन वीडियो खत्म करते हैं, तो आपको बता देता हूं कि आपको प्रथम कोटि विक्रिया में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, एक सेकंड, इसी को मिटा रहा हूं, थोड़ा सा देखना एक बार। आपको ध्यान क्या रखना है, dx का समाकलन कितना होता है, x होता है, और dx अपॉन x का समाकलन कितना होता है, ln x होता है। अगर अपन dt के समाकलन की बात करेंगे कितना होता है, t होता है, कितना होता है, t। और एक छोटी सी बात और याद रखना कि अगर अपन ln की बात करेंगे या लोग के आधार में e लिखा हुआ है, तो उसका मान कितना होता है, 2.303 लोग बैस 10 होता है। ये चीजें हमें क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चीजें ध्यान है तो आप आसानी से प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या था समीकरण, K1 बराबर 2.303 बटे टी लोग बैस में आधार 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, या लिख सकते हैं ए अपॉन ए टी। तो यहाँ K1 क्या था, तो क्या था K1, प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग, सॉरी, प्रथम कोटि विक्रिया का वेग नियतांक। टी क्या था हमारे पास, समय था। ए क्या था, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, क्या है हमारे पास, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। और अगर अपन लास्ट में बात करें किसकी, एटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एटी। तो एटी क्या होता है, टी समय पर अभिकारकों की सांद्रता, टी समय पर अभिकारकों की सांद्रता। ये हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इससे आगे जो हमारे पास चैप्टर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो देखो प्रथम कोटि विक्रिया का आपने समाकलित वेग समीकरण निकाल लिया, तो इससे आगे वाला जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, प्रथम कोटि विक्रिया का अर्धविकल्प।
उससे आगे वाला हम याद करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे। देखो एक लेक्चर आपके लिए स्पेशल बना रहा हूं मैं कि आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। जब भी आपके पास ग्राफ आएगा तो केवल आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपको वो आता है दैट मीन्स कोई टेंशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका ग्राफ इजीली पुट हो जाएगा। आप आराम से बता सकते हैं कि इस ग्राफ की ढाल कितनी है, उसका अंतःकरण धनात्मक है ऋणात्मक है, स्लोप ऊपर आएगी या नीचे आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, आप जो चाहे आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।